अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट। बास चैप्टर्स में एसी सर्किट्स भी लिखा हुआ है आई थिंक ना। मैंने 2-3 बुक्स जो चेक की उसमें ऐसे था। तो मैं पहले इस चैप्टर के बारे में बता दूँ, सिर्फ इसी नहीं अब हमारी जो अगली 2-4 वीडियोज़ आने वाली उसके मैं एडवांस में बता दूँ आप लोगों को कि चैप्टर 16, 17, 18, 19 जो थे, इनके जो मेरे पास नोट्स बने हुए थे ना वो मुझे मिल रहे हैं अब, ना वो मेरे पास पेजेस हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है ढूंढने की पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। तो जिसकी वजह से ये जो सीरीज़ में लेक्चर्स थे, पहले मैं ये सोच रहा था कि स्किप कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर स्किप किया तो एक जो सीरीज़ पूरी बनी हुई है, जो कि एक एम था कि पूरी बुक को कवर करना है, वो बीच में कहीं पे जाके ना ब्रेक हो जाएगा। तो मैं ये करना नहीं चाहता था, क्योंकि आगे मेरे पास 20 और 21 के नोट्स पड़े हुए हैं अपने। लेकिन इन 16, 17, 18 और 19 चैप्टर्स के नहीं थे। इन तीनों चैप्टर्स में से 16 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ई कैट के हवाले से। 17 नॉर्मल है, ज़्यादातर उसमें से इतना कोई मतलब ख़ास चीज़ें नहीं आती। 18 में से गेट्स से रिलेटेड, आई थिंक गेट वाला ही है वो चैप्टर, तो उसमें गेट्स में से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ज़रूरी है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आसान भी है और वो ज़रूरी भी है। उसके बाद जो चैप्टर 19 है वो एक तो काफ़ी लेंथी है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाएँ काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं उसमें से भी हर साल पेपर आ रहा है, मतलब एमसीक्यूज़ उसमें से भी आ जाते हैं। तो स्किप करना उन्हें मतलब कि नहीं चाहिए। इस वजह से फिर मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, बुक्स से, कुछ की बुक्स से, कुछ अलग अलग मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं। तो जो मैंने उसकी मदद से मतलब ये अगले जो 3-4 चैप्टर्स हैं वो कंपाइल किए हुए हैं। तो यानी कि ये जो डाटा मैं भी यूज़ करने जा रहा हूँ, कि कह नहीं सकता कि मेरा 100% मेरा है, दिमाग लगा है अपना, लेकिन चीज़ें कहीं कहीं से ली भी हुई हैं, बोरो भी की हुई हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथ एक और चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि मेरी इन चीज़ों के ऊपर शायद वो वाली ग्रिप ना हो जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स में दी है, क्योंकि ये चीज़ें मेरी नहीं हैं, एग्जैक्टली मेरी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी हुई खुद, तो मुझे एक्सप्लेनेशन करने में शायद दिक्कत आ जाए, कहीं पे मुश्किल आ जाए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डीसी है क्या? डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड चेंज बट डायरेक्शन रिमेन सेम। जो डीसी करंट है उसका मैग्नीट्यूड बाज़ दफ़ा चेंज हो सकता है, ये फिक्स भी होता है और नहीं भी, तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी होता, लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, वो एक ही रहती है। तो जो डीसी करंट है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है फ्लक्चुएटिंग, एक है नॉन फ्लक्चुएटिंग, यानी कि प्योर डीसी भी जिसे कहते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि इसमें वैल्यू तो चेंज जो है, मतलब कि स्टडी रेट पे नहीं होती, वैल्यू चेंज होती है लेकिन एक स्टडी रेट पे, फिक्स रेट पे नहीं हो रही होती। अब जैसे यहाँ पे मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये देखने में आपको आइडेंटिकल लग रही होंगी तीनों, जो कह सकते हैं कर्व्स कह दें, तो तीनों कर्व्स आइडेंटिकल लग रहे हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। जब वो बात की जाए ना स्टडी रेट पे नहीं, तो हो सकता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल उसका ग्राफ बनाऊं भी सही, हो सकता है वो कहीं यहाँ ऐसे चला जाए, फिर कहीं जाके ऐसे चला जाए, फिर कहीं जाके ऐसे चला जाए। तो इस तरह का भी ग्राफ बन सकता है। मैंने एक आइडियल सा बना के दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपके सामने शो किया हुआ था। एग्जाम्पल है इसकी डीसी जनरेटर, लेकिन डायरेक्शन इस केस में भी, फ्लक्चुएटिंग के केस में हो या नॉन फ्लक्चुएटिंग, डायरेक्शन सेम रहती है। नॉन फ्लक्चुएटिंग के केस में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। और नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी भी कहते हैं, जैसे कि बैटरीज़ में होता है, और इस तरह का उसका ग्राफ होता है, इन स्ट्रेट लाइन ही होता है along दी एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है एसी अल्टरनेटिंग करंट पार्शली चेंजेस, यानी कि एक साइकिल में पहले एक पॉइंट तक जाता है, फिर उसी पॉइंट से वापस आता है। मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन एज वेल, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है। साइनोसॉइडल ग्राफ किस तरह का है हमने पहले कई दफ़ा डिस्कस कर लिया है। इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। इन अ कंप्लीट साइकिल डायरेक्शन चेंजेस ओनली वंस, डायरेक्शन पूरे साइकिल में, ये माइंड में रखिए, बहुत ट्रिकी सा एक पॉइंट है कि एसी करंट में पूरे एक कंप्लीट साइकिल में डायरेक्शन सिर्फ एक दफ़ा चेंज होती है, लेकिन डायरेक्शंस टोटल 2 चेंज हो रही होती हैं। उसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं। कैसे? पहले समझ लें कि ये एक मेरे पास एक एसी सर्किट है, पहले वो इस तरह गया है करंट, अब वो ही करंट
इस तरह आ रहा है। तो पहले वो फॉरवर्ड गया है और अब रिवर्स आ रहा है। तो डायरेक्शन चेंज एक दफ़ा होती है, लेकिन उसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं टोटल। ये ग्राफ है उसका कुछ, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहाँ पे हल्का सा आपको ना फील हो रहा होगा। उसकी वजह यह है कि मेरी पावर पॉइंट पे जितनी ग्रिप थी उस हिसाब से मैंने जो बनाया वो यही है। यहाँ पे मीट भी नहीं हो रहा पॉइंट, तो मतलब आपको पता है, अंदाज़ा है कि ग्राफ होता किस तरह है, साइनोसॉइडल, उसी तरह का ये ग्राफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है लाइन से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर जो है उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसे नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए फार्मूला इस बुक में बहुत ज़्यादा हैं। अब तो अगले जो चैप्टर्स आने हैं इनमें बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं। कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ स्किप कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स भी स्किप किए हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए कि थोड़े लेंथी थे और इजी थे, यानी कि अगर आप बुक से रीड करेंगे तो आपके पास कवर हो जाएंगे, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने हर चीज़ को कंपाइल नहीं किया, क्योंकि मैं पहले चाह रहा था कि सारी चीज़ें कंपाइल कर दूं, लेकिन वो फिर एक लिहाज से ना वो एफएससी का बेसिक लेक्चर हो जाता। अभी हम देख रहे हैं ई कैट के हवाले से चीज़ों को, तो मैं नहीं चाहता कि आप बेसिक लेक्चर पर अब टाइम वेस्ट करें। अगर बेसिक लेक्चर्स वाला सेशन रखना होगा कभी, तो वो मैं इंशाल्लाह रखूँगा कभी किसी बैच के लिए, यानी कि जो एफएससी की तैयारी कर रहे हो पेपर से पहले, उनको वो काम आ सके। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ई कैट के ऊपर है। पीक वैल्यू क्या है जी? इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज आर करंट इन अ साइकिल, उसे पीक वैल्यू कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू बन रही होगी तकरीबन इस कर्व के केस में देखें, एक साइकिल के केस में, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल है, ये एक कंप्लीट साइकिल है। और ये हाँ, एक और चीज़ भी बता दूँ, ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है और ये नेगेटिव पीक वैल्यू है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, एसी जो है जो कॉमन लाइफ में है, इसके 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में, आई थिंक चैप्टर 15 था, ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में 3 तरह के ग्राफ्स के बारे में बताया भी था। साइनोसॉइडल था, आई थिंक एक था साटूथ ग्राफ। साटूथ वहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी, थोड़ा इस तरह का होता है, यानी कि जैसे एक आरी ने, साटूथ का मतलब ही यही है कि जैसे एक आरी के ब्लेड होते हैं उस तरह का ग्राफ बन रहा होता है, कुछ इस तरह का करके। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ये इस तरह का भी होता है, और दूसरा हमने जो स्केयर ग्राफ आई थिंक डिस्कस किया था, तो कुछ इस तरह का भी होता है। और तीसरा तो हमारे पास साइनोसॉइडल है, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। पीक टू पीक वैल्यू, इट इज़ द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़ यूजुअली रिटन एज पीपी वैल्यू। वीआरएमएस कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आपके सामने मेंशन है। 70% होता है वोल्टेज का, पीक वोल्टेज का, और इसी तरह करंट के केस में भी 70 या 71% अप्रॉक्सीमेशन लगानी होती है। मैंने आपको बता दूं फिर से कि जब आप एग्ज़ाम में आएगा तो आपको उन्हें सॉल्व नहीं करना होता, तो अप्रॉक्सीमेशन लगानी, आप इसे परसेंटेज में कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पीक वैल्यू 10 वोल्ट है या 10 एम्पेयर है, तो आपके पास आरएमएस वैल्यू जो होगी वो 71 या 70 होगी। वो डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी दी हो तो 70.7% के हिसाब से वो वैल्यू वहाँ पे 7.07 एम्पेयर या वोल्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें माइंड में रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में आर रेजिस्टर जो है बेसिक सर्किट एलिमेंट होता है। आर ही कंट्रोल करता है वोल्टेज और करंट को। ओहम्स लॉ इसके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, एप्लीकेबल होता है। एसी सर्किट में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। मैं फिर से बता दूं, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक था, मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें सिर्फ लिखी हुई हैं बेसिक करके। आर जो है रेजिस्टेंस जो है कंट्रोल करता है वोल्टेज और करंट को। ओहम लॉ यहाँ पे भी यूज़ होता है, यानी कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे तो सेम है। फ़र्क क्या है कि एसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि डीसी सर्किट में नहीं होती। एसी थ्रू रेजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जब रेजिस्टर के थ्रू एसी करंट पास करता है तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ग्राफ इस तरह बन रहा है तो दोनों का आई और वी कर्व का दोनों का सेम इसी तरह बन रहा होगा, इनमें कोई भी एंगल डिफरेंस नहीं होगा। फेज़ जो है, फॉर एग्जांपल फेज़ को मैं कह देता हूँ यहाँ पे थीटा, तो वो फेज़ होगा, फेज़ एंगल होगा 0 डिग्री। इफ़ वन डिक्रीजेज आर इंक्रीजेज द अदर चेंजेस इन सेम वे। अब यहाँ पे देखें, दोनों इस वक्त पीक पे हैं, दोनों इस वक्त 0 पे हैं।
दोनों इस वक्त ज़ीरो पे हैं, दोनों इस वक्त नेगेटिव पीक पे, थोड़ी सी लाइन यहाँ पे टेढ़ी हो गई है और दोनों यहाँ पे फिर से ज़ीरो पे हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम ही चेंज हो रही है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। ये किस केस में होता है? AC थ्रू रजिस्टर, जब रजिस्टर में से AC करंट पास कर रहा होता है तो ऐसा केस होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर करंट कम, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम हो रहा होगा। पावर का फार्मूला यहाँ पे कौन से एप्लीकेबल है? P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्केयर आर इक्वल टू वी स्केयर और आर, होल्ड ओनली व्हेन आई एंड आर इन फेज। ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब V एंड I दोनों फेज़ में हों, यानी कि उनके दरमियान एंगल, उनमें से कोई भी लीड या लैग ना कर रहा हो, सिंपल वर्ड्स में कह दीजिए तो। उसके बाद है AC थ्रू कैपेसिटर, AC करंट कैपेसिटर से। ड्यू टू AC अ कैपेसिटर बिहेव्स एज अ कंडक्टर। जब AC करंट पास करता है, अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट नहीं कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि AC खुद ही है तो बाज़ दफ़ा हो रहा है, बार गड़बड़ हो रही है, तो खुद ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इन केस ऑफ DC अ कैपेसिटर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, इट ओनली स्टोर चार्जेस। DC के केस में जो कैपेसिटर है वो कैसे काम करता है? इंसुलेटर के तौर पे काम करता है और चार्ज को सिर्फ स्टोर कर रहा होता है। लेकिन जो कैपेसिटर के AC के केस में है वो कंडक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो करंट है लीड करता है वोल्टेज को बाई फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर मेरा कॉन्सेप्ट इसमें ठीक है तो कोई इस तरह कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज की कर्व ये है तो करंट की कर्व थोड़ी इस तरह बन रही होगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत माइंड में चीज़ें हैं तो थोड़ा इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा कि करंट जो है लीड कर रहा होगा वोल्टेज को बाई 90 डिग्री। रिएक्टेंस XC है V ओवर I, ये देख लीजिएगा रिएक्टेंस है क्या चीज़ इस केस में? मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ कैपेसिटेंस टू फ्लो ऑफ AC, यानी कैपेसिटेंस जो अपोजिशन दे रहा है AC के फ्लो को, उसकी मेजरमेंट है रिएक्टेंस। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज XC डिक्रीजेज, ये रिलेशन है XC का इन्वर्स रिलेशन है F के साथ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC डिक्रीज़ हो रहा होगा हमारे पास। उसके बाद आ जाता है AC थ्रू इंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। AC प्रोड्यूसेस सेल्फ इंडक्टिव इफेक्ट्स बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस व्हेन पोटेंशियल, ये इंडक्टर के केस में है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बैक EMF इज प्रोड्यूस्ड, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ। अब यहाँ पे करंट लीड कर रहा था प्रीवियस केस में, तो इस वक्त अगर करंट यहाँ पे होगा, इस तरह कर्व बन रही होगी, तो इस वक्त वोल्टेज की समझ लें कुछ इस तरह बनती है। अगर सही कह रहा हूँ मैं, अब मैंने ग्राफ अगर बनाए होते इस वक्त साथ तो रखने चाहिए थे, मुझे ऐसे मैंने देखे नहीं, तो थोड़ा इस तरह सा ही होगा, मतलब आपको अंदाज़ा होगा अभी आप पढ़ के आए होंगे। तो रिएक्टेंस XC जो है, XC नहीं होगी, XL होगी, मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी सी, ये XL, क्योंकि इंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो 2πfL होगी, ओमेगा L भी लिख सकते हैं। 2πf जो है फैक्टर ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंस है क्या? मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉइल्ड, नहीं कॉइल, इंडक्टर कॉइल टू द फ्लो ऑफ AC। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट की थी पिछली स्लाइड से डाटा, यहाँ पे उन्हें रीचेंज करना था। तो जैसे अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XL की वैल्यू भी बढ़ रही होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज आएगा। ठीक है। इन अ प्योर इंडक्टर एनर्जी गेन्ड इक्वल टू एनर्जी गिवन आउट, नो पावर लॉस टेक्स प्लेस इन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद ये कुछ उनके सिंबल्स हैं कि सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर का कैसे हुआ है, इंडक्टर कैसे होता है, कैपेसिटर का कैसे है। एक सर्किट में अगर रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ हो, किसी सर्किट में अगर RC सर्किट हो यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ हो, और RLC सर्किट जिसमें तीनों लगे हुए हों, तो उसके लिए फार्मूले आपके सामने हैं। इम्पीडेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, फेज़ एंगल क्या होगा, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में इनकी डेरिवेशंस भी दी हुई हैं, आप वहाँ से सिंपली देख लीजिएगा। वैसे तो यहाँ पे भी है,
अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो वो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है टू फाइंड RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट मैथमेटिकली वी नीड टू है। मैथमेटिकली अभी हमने देखा था कि फार्मूला क्या था, बात कर रहे हैं हम करंट की, तो IRMS का फार्मूला हमारे पास क्या था, ये था जी इक्वल टू 0.707 I नॉट के इक्वल था। अब ये जो 0.07 है ये आई थिंक फैक्टर है वहाँ पे, अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह से करके है, या पावर 2 पता नहीं मैंने गड़बड़ कर दी है, तो देख लीजिएगा कि उस हिसाब से जो है ऑप्शन ये वाला बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। बुक से भी देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। रिएक्टेंस है क्या चीज़, अपोजिशन ऑफर्ड बाय डिवाइस फील्ड टू फ्लो ऑफ करंट, नो एनर्जी कैन बी लॉस्ट इन एक्स इम्पीडेंट मैथमेटिकली, x इक्वल टू वी आई, ये भी हमने पीछे देखा भी था, x इक्वल टू वी बाई आई, वी नॉट बाई आई नॉट, वी आर एम एस बाई आर एम एस। नो एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यू टू x बट कैन बी लॉस्ट थ्रू रजिस्टर, यानी कि इस रिएक्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस कोई नहीं होगा, लेकिन रजिस्टर की वजह से एनर्जी लॉस होता है। उसके बाद है इम्पीडेंस, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन सच अ सर्किट इज़ नोन एज इम्पीडेंस एंड इज़ डिनोटेड बाय जी। या उसके बाद एक और दूसरी डेफिनेशन है वो भी देख लीजिएगा, ये वही फार्मूला इक्वेशन जो हमने अभी पीछे देखी थी। एवरेज पावर लॉस का फार्मूला है, एवरेज पावर लॉस इक्वल टू IRMS VRMS, या फिर इस तरह लिख सकते हैं V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 नहीं आएगा, आई थिंक √2 आएगा, या मिस्टेक हुई है वो देख लीजिएगा यार, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये अभी बनाई हैं ताज़ा आजकल के दिनों में ही, थोड़ा काम भी साथ होता है तो उस वजह से मे भी कुछ गड़बड़े ना इसमें एडिटिंग में हुई हूँ। एवरेज पावर लॉस, द पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट इज़ गिवन बाय, पावर डिसिपेटेड जो है सर्किट में IV cos थीटा की जरिए से, यहाँ पे थीटा को क्या कहते हैं, वेयर फैक्टर cos थीटा इस पावर फैक्टर, इस पूरे फैक्टर को पावर फैक्टर कहते हैं। इसके बारे में हमें जो पता चला था बेसिक, एटलीस्ट मुझे जो पता चला था वो यूनिवर्सिटी में जाके पता चला था, जब हमने फर्स्ट टर्म में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो सर ने बताया था कि ये होता क्या है, ये कॉन्स्टेंट होता है, आप लोगों के बिजली के बिल के ऊपर लिखा भी होता है, पावर फैक्टर कभी देखिएगा, इसकी मदद से वो बिल कैलकुलेट करने में पता नहीं कैसे हेल्पफुल होता है। अब मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं याद, लेकिन इतना पता है मेंशन होता है बिजली के बिल के ऊपर। पावर फैक्टर, द रेशो ऑफ पावर लॉस्ट टू पावर डिलीवर्ड, पावर फैक्टर रेशो किसकी है, पावर लॉस टू पावर डिलीवर्ड, VC बाई V, IR बाई IG, R बाई Z। यानी अगर आपके पास R और Z की वैल्यू हो तो आप पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, RLC रेजोनेटिंग सर्किट सीरीज़ में जब हो तो उस फ्रीक्वेंसी पे XL इक्वल टू XC होता है, Z इक्वल टू R होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, पावर फैक्टर का जो थीटा है वो पावर फैक्टर 0 डिग्री पे बन रहा होता है, बिटवीन I एंड V एंगल जो होता है दोनों के दरमियान 0 डिग्री बन रहा होता है, cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो पावर डिसिपेशन एक लिहाज से मैक्सिमम हो गया। देखिएगा, ब्रांच वोल्टेज लार्जर देन दी सीरीज़ वोल्टेज, करंट मैक्सिमम होता है। करंट मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम होती है, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस, I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है Z के, इस वजह से करंट मैक्सिमम होता है क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम होती है। RLC रेजोनेटिंग सर्किट पैरेलल में जब हो तो इम्पीडेंस मैक्सिमम होती है, थीटा 0 डिग्री ही होता है, cos थीटा 1 होता है, ब्रांच करंट लार्जर देन सोर्स करंट, जो ब्रांच करंट होता है वो सोर्स करंट से ज़्यादा होता है, करंट वैसे मिनिमम होता है। उसकी वजह है कि ये रिलेशन है, जब इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी तो करंट मिनिमम हो रहा होगा। ये सब कुछ था इस चैप्टर के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हुई होंगी, काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं इस चैप्टर में, ग्राफ्स को अच्छे से देखिएगा, उन्हें समझिएगा,
और उसके अलावा अगर कोई मसला हो तो पूछेगा, मैं दोबारा देख लूँगा एक दफ़ा बुक को और जो चीज़ें होंगी वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में सजेशंस भी दें कि हम फ़िज़िक्स लेक्चर सीरीज़ ख़त्म करने के बाद किसकी तरफ मूव करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।